अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान जहांगीर खान। प्रोग्राम हमारे पाकिस्तान के साथ प्राइम स्टार न्यूज़ पर। नाजरीन, नया साल आप सबको मुबारक हो और हम उम्मीद करते हैं कि ये नया साल आपके ख़ानदान और आपके लिए बाइस रहमत हो, बाइस इत्मीनान हो। हमारे आज के मेहमान साबका मरकज़ी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, सीनियर रहनुमा PTI फ्रांस, यासिर कदीर साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम यासिर कदीर साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और आपको नया साल मुबारक हो। वालेकुम सलाम जहांगीर साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे आज दिया, और आपको भी और सुनने वाले तमाम जो सामीन हैं उनको भी मेरी तरफ से नया साल बहुत बहुत मुबारक। यासिर साहब, क्योंकि आजकल जो है वो कोरोना फिर से जो है वो लहर एक नई उभर आई है और फ्रांस की हम सूरत हाल आपसे ज़रा मालूम करना चाहेंगे कि आप हमें बताइए कि फ्रांस में इस वक्त क्या सूरत हाल है। इस वक्त फ्रांस के अंदर भी और यूरोप में पूरे में जो है वो जो नया ओमिक्रॉन है वो कोरोना जो है वो बड़ी स्पीड में जो है वो फैल रहा है, और पिछले यहाँ पर जो है 24-48 घंटों में 2,08,000 केसेस जो है ना वो रजिस्टर्ड हुए हैं। तो सूरत हाल यहाँ पर बड़ी स्पीड में जो है वो कंट्रोल से बाहर हो रही है, और मैं भी सुनने में आ रहा है कि फ्रांस अथॉरिटीज शायद फ्रांस के अंदर जो है वो दोबारा लॉकडाउन करें। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या यहाँ पे लोग जो है वो कोविड की तीसरी वैक्सीन लगना शुरू हो गई है? हाँ, लोग अब लगा रहे हैं, ज़ाहिर-सी बात है। इन्होंने अभी जो नए इनके जो इंस्ट्रक्शंस आई हैं उनके मुताबिक आपने अगर 6 महीने के अंदर-अंदर तीसरी डोज़ ना लगवाई तो पिछली जो 2 डोज़ आपने लगवाई हैं वो भी आपकी जो है वो खत्म हो जाएँगी। तो आपको नए सिरे से जो है ना वो पहली, दूसरी और तीसरी डोज़ लगवानी पड़ी। तो अभी जो बूस्टर डोज़ है वो लोग लगवाना शुरू हो चुके हैं काफ़ी। अच्छा। अच्छा, अब आप से मेरा एक सवाल है कि मिनी बजट जो पाकिस्तान में अभी पेश किया गया है, उसकी क्या ज़रूरत थी? और आप क्या नहीं समझते कि जो PTI की गवर्नमेंट थी, वो हमेशा से ये बात करती थी कि हम IMF की तरफ नहीं जाएँगे, लेकिन अब वो जा भी रही हैं और IMF की जो मुतालबात हैं, वो भी मानते हुए मिनी बजट भी ले आए। तो ज़रा इस बारे में बताइएगा। जी हाँ, साहब। देखें, जब आपके मुल्क की इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल इस किस्म की हो कि आप वर्ल्ड बैंक, IMF और दुनिया के जो दीगर आपके जो कोई सुपर पावर्स हैं, कोई दोस्त ममालिक हैं, उनके कर्ज़े से आपकी मईशत चल रही हो, तो फिर बहुत कुछ जो है आपकी उनकी शराइत के ऊपर जो है वो चलना पड़ता है। IMF की तरफ से जो आपको पता है कि फ़िनांस बिल में एक तरमीम का जो है उन्होंने एक कहा हुआ है हमें, 6 शराइत दी हुई हैं। तो अभी तक जो वफ़ाकी काबीना है उन्होंने उस फ़िनांस में बिल में जो तरमीम है उसको अभी तक मंज़ूर तो नहीं किया है। क्योंकि IMF की का ये भी कहना था कि आपने जो टैक्सेस हैं उनके अंदर काफ़ी हद तक जो है वो छूट दे रखी है। तो वो एक तो कहता है कि इस छूट को ख़त्म किया जाए और कुछ नए टैक्सेस लगाए जाएँ। तो मजबूरी है, अब इसके अलावा आपके पास जो है चारा कोई नहीं है, क्योंकि आपने अपने मुल्क का जो कर्ज़ा उतारना है उसकी किस्त के लिए भी आपके पास पैसे नहीं है। तो ये जो इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल है ये मज़ीद ख़राब हो जाएगी। तो मेरे ख़्याल में ये आजकल में जो है वो मिनी बजट मंज़ूर करना ही पड़ेगा। और एक बात याद रखें कि जो इमरान खान है वो इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बने हैं मुल्क के अवाम को मसाइल के दलदल से निकालने के लिए और मुल्क पाकिस्तान को आगे लेकर जाने के लिए। तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तानी अवाम के ऊपर जो है इस तरह मज़ीद उनके ऊपर बोझ डाला जाए, या उनको मतलब है कि इस हद तक जो है वो तंग कर दीजिए। लेकिन मजबूरी है, आपके पास चॉइस क्यों नहीं है? अब वो बुनियादें रख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क को सही मायने में अपने पाँव पर खड़ा किया जा सके, दारों में इस्लाहात, जो आपके जो पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर आज तक जो काम नहीं किए गए हैं, वो उन कामों को करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान जो है अपने पाँव पर खड़ा हो सके और अवाम तक जो है वो खुशहाली पहुँच सके। जी, बिल्कुल। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइएगा कि KPK के इलेक्शन में PTI, क्योंकि देखिए PTI की गवर्नमेंट जो है वो उनका सूबाई गवर्नमेंट में दूसरा टर्म है, PTI की KPK में। तो ऐसी क्या वजूहात हैं कि वो KPK में इलेक्शन हार गई बल्दियाती? दूसरा ये कि क्या जो पार्टी की फिर तब्दीलियाँ हुई हैं, पूरा का पूरा चारों सूबों का जो है वो सेटअप तब्दील कर दिया गया, तो इसकी क्या ज़रूरत थी? आप हारे तो एक जगह से थे, लेकिन फिर बाकी 3 जगह का सेटअप क्यों तब्दील किया गया? अच्छा सवाल है आपका, और बात ये है कि जब चीज़ों में आप जो है उनको बेहतर तरीके से सरंजाम नहीं देंगे, मिसाल के तौर पर KPK में जो बलदियाती इलेक्शन हुए हैं, लाज़मी तौर पर देखने में यहाँ पर आया है
कि बेसिकली पीटीआई दूसरी पार्टियों से नहीं आ रही है। हर हल्के में अगर आप नजर डालेंगे, हर आप यूनियन काउंसिल या हर सिटी में, तो पीटीआई के अगेंस्ट पीटीआई का ही कोई कैंडिडेट खड़ा था जिसको पार्टी टिकट नहीं मिली। तो इस वजह से ये जो तो वोट है फिर वो इसका इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी कौन लेगा इसकी? मतलब एक एक वो सूबा जो आपका, जहां से एक सबसे मजबूत गढ़ समझा जाता था, और वहां पे अगर ये सूरत हाल है पार्टी के लोगों की, तो ये तो बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। इसी वजह से ही जब ये रिजल्ट सामने आया, तो इसी वजह से खान साहब ने पहले तो आपको पता है एक कमेटी बनाई थी जिसकी सिफारिशात की रोशनी में उन्होंने टोटल जो है वो नेशनल और सूबाई लेवल पर तमाम बॉडीज को इसीलिए डिसॉल्व किया है, क्योंकि ये कंप्लेंट्स तो सामने आई हैं। जहां पर देखिए पीटीआई की जो बुनियाद है ना, वो फलसफा ये ऐसा है ही नहीं है। यहाँ पर पार्टी वर्कर्स जो हैं वो रिश्तेदारी को, अजीजों कारब को अगर किसी भी जगह पर आगे करेंगे तो वो नहीं मानते हैं। तो ये जब इतनी ज्यादा शिकायत गई हैं, ये फाइंडिंग्स सामने आई हैं, तो खान साहब ने एक एक्शन लिया इसी के ऊपर, और तभी उन्होंने तमाम बॉडीज को जो है नेशनल सूबाई यूनियन काउंसिल तक उन्होंने डिसॉल्व की, ताकि आप नए सिरे से, अभी जो पंजाब के अंदर आपके जो आपको पता है इलेक्शन होने हैं, केपीके के अंदर आपको पता है अभी उसका जो सेकंड राउंड होना है, कि उसमें जी, ये जो पहले की गलतियां हैं इनको रिपीट ना किया जाए, ताकि सही और जो हकदार उम्मीदवार हैं, जो पार्टी का जो फेस है, उन लोगों को पार्टी टिकट मिले ताकि वो जीत कर सामने आ सके। यहाँ पे आपकी बात से एक सवाल और निकलता है कि जब उन लोगों की शिकायत थी, बातें थी, तो वो ये इलेक्शन हारने से पहले क्यों नहीं उनकी शिकायत सुनी गई? इलेक्शन हारने के बाद क्यों? और इसमें तो सबसे ज्यादा नुकसान पार्टी का हुआ है। देखिए जो पिछला सेटअप था बेसिकली तो वही जिम्मेदार थे ना, इसी वजह से उन लोगों को हटाया गया। अब उन्होंने जब सीट जो है ये टिकट्स दी हैं, तो अल्टीमेटली तब तक तो सब अच्छा की सूरत हाल चल रही थी। तो उन्होंने तो अपनी तरफ से, हाँ, देखिए ना, उन्होंने तो अपनी तरफ से खान साहब को सेटिस्फाई किया होगा ना। खान साहब हुकूमती जो है कारकर्दगी को छोड़कर हुकूमत के ऊपर तो जो हटाकर अब हर जगह पर खुद तो नहीं जा सकते हैं, टीम बनाई हुई है ना। अब जो नीचे हम्म। टीम थी उसने डिलीवर नहीं किया, उस टीम की जो है मिस्टेक सामने आई है, तो मेरे ख्याल में उन्होंने अच्छे एक्शन लिए हैं और चीजों को चेंज किया है और बेहतर करने की कोशिश की है। ये भी तो पीटीआई के अंदर ही हो रहा है, वरना आप दीगर जमातें देखेंगे वहां पर तो कोई पूछने वाला नहीं होता। जी बिल्कुल, वो खान साहब ने फिर ये भी कहा कि अब बल्दियाती इलेक्शन में खुद मॉनिटर करूंगा और खुद सारी सूरत हाल को जो है वो कंट्रोल करूंगा। तो आप क्या समझते हैं, ये जो नए ओहदेदार आए हैं, क्या ये ठीक है? या इनमें भी आप कुछ समझते हैं कि मतलब जैसे खुसरो बख्तियार साहब, वो बिल्कुल नए हैं, उनके बारे में यही बात हो रही है कि उनको क्यों जो है वो इस सारे सेटअप में एक की पोस्ट दी गई? तो क्या कोई पुराने लोग मौजूद नहीं थे क्या? ये तो देखिए अभी आरजी सेटअप है। उन्होंने एक कमेटी बनाई है जो है ना, पार्टी के जो सीनियर रहनुमा उन पर मुश्तमिल, और अभी फिलहाल उन्होंने पंजाब को 2 और बाकी तमाम सूबों को एक एक उन्होंने सदर दी है। तो ये अभी अपनी सिफारिशात की रोशनी में नया सेटअप आएगा जो है प्रॉपर तरीके से। तो उसी, अब सिंगल हैंड कुछ नहीं होगा, अगर आप ये समझते हैं कि एक हाथ बंदे के हाथ में सब कुछ दे दी गई, ऐसा नहीं होगा। इंशाल्लाह अब जो है बाकायदा तौर पर पूरी जो कमेटी है उसका इजलास होकर नीचे से लेकर ऊपर तक जो कारकुनान की आवाज होगी, जो आपकी लोकल तंजीमों की सिफारिशात होगी, उनको मद्देनजर रखकर जो है वो नेक्स्ट आपकी जो टिकट्स हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो सामने आएंगे। जी, तो अच्छा, अब हम मेरे ख्याल में ये बेहतर है, क्योंकि पिछले जो नताइज हैं वो बड़े मायूस कुन थे, और जब पीटीआई के लिए भी, पीटीआई की लीडरशिप के लिए भी इम्तिहान का वक्त है कि अब वो ठीक तरीके से अपनी सफ़ों को दुरुस्त करें और ऐसे उम्मीदवारों को, ऐसे चेहरों को सामने लाएं जो हकीकी मायने में पार्टी की तर्जुमानी भी कर रहे हैं और जिनके जीतने के इम्कानात भी हैं। केपीके में एक जो वजह समझ में आई बड़ी, वो तो ये तो बिल्कुल सबसे बड़ी वजह यही थी कि आपस में पार्टी में कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं था, सही लोगों को सही टिकट जगह पे नहीं दिए गए। साथ साथ एक ये फैक्टर भी रहा कि महंगाई जो है वो काफी बढ़ गई और पीटीआई की गवर्नमेंट महंगाई को काबू करने में नाकाम हुई है अभी तक। तो आप क्या समझते हैं, अब ये मिनी बजट आ गया है और मिनी बजट आने के बाद जब फिर महंगाई होगी तो आगे तो आपके पास पंजाब के इलेक्शन खड़े हैं, तो लोगों को आप किस तरह से मुतमईन करेंगे? अच्छा, ये तो बिल्कुल दुरुस्त बात है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि जो महंगाई है उसकी वजह से भी जो है बहुत सेटबैक मिला है पीटीआई को, और ये इस हकीकत से इनकार कोई भी नहीं कर सकता कि महंगाई हुई है। लेकिन आप अगर देखेंगे, हम आप जिस तरह मिडल ईस्ट में रह रहे हैं, हम यूरोप में रह रहे हैं,
अक्रॉस द बोर्ड पूरी दुनिया में महंगाई हुई है और बेहद जो है चीज़ें महंगी हुई हैं। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में आगे ही जो है वो आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। तो उनके लिए अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करना बहुत मुश्किल हो गया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में ज़्यादा इफ़ेक्ट नज़र आता है, लोग ज़्यादा मुतासर नज़र आ रहे हैं। अब लोगों को ये बात समझाने की ज़रूरत है, एजुकेट करने की ज़रूरत है कि दुनिया सारी में चीज़ें जो हैं बहुत ऊपर चली जा चुकी हैं, महँगाई हो चुकी है। तो ऑपोज़िशन इस बात से फ़ायदा उठा रही है। मैंने फिर उसी बात को रिपीट करूँगा कि ये तो आप खान साहब, मैं फिर कहूँगा कि वो हुकूमत में इसलिए आए हैं कि अवाम को सहूलतें दे सकें, अवाम को फ़ायदा दे सकें। इसलिए नहीं आए हैं कि अवाम के ऊपर जो महँगाई का बोझ डालें। हुकूमत अपनी कोशिश कर रही है और अभी आईएमएफ की जो शराइतें बेसिकली वो है यही हैं, वो हमसे हुकूमत पाकिस्तान से जो है ये इसी चीज़ का नाराज़गी का इज़हार करते हैं कि हम लोग जो है अपने अवाम को फ़ायदा देने के लिए उनके ऊपर हमने बेशुमार जो टैक्सेस हैं जो होने चाहिए उससे कम लगाए हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा सब्सिडीज़ दी हुई हैं। तो बेसिकली यही वो शराइत हैं जिनको वो कहते हैं कि मानेंगे तो आपकी हुकूमत को अगला कर्ज़ा मिलेगा। तो अभी तक आप ये भी देखें कि हमारी अपनी कैबिनेट के अंदर जो है ये जो नया मिनी बजट है उसको ऊपर जो है बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है और बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आ रही है। क्योंकि जो लोग हल्के की सियासत करते हैं उनको पता है कि अवाम को फिर हम क्या जवाब देंगे। लेकिन इसके अलावा आप ये बताएँ कि चॉइस क्या है? मजबूरी है ना, इसके अलावा आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। अगर आपके मुल्क को आईएमएफ या दीगर जो वर्ल्ड बैंक है या दीगर जो आपके दोस्त ममालिक हैं वो कर्ज़ा इस टाइम नहीं देंगे तो आपके मुल्क की इकोनॉमी चल ही नहीं सकती आगे। तो मुल्क का डिफ़ॉल्टर होने का खदशा होता है। तो ये चीज़ें इंटरनेशनल सिनेरियोज़ में जो है वो देखकर जो है आपको अपने मुल्क की चीज़ों को रेगुलेट करना पड़ता है। कुछ चीज़ों को नाफ़िज़ुल अमल करना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, ये मुझे बताइए कि जैसे इस गवर्नमेंट ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी, समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक दे दिया है। लेकिन इसमें शर्त ये है कि वो लोग जिनके पास ड्यूल नेशनलिटी है, वो दोहरी नेशनलिटी वाले जो है, वो उसमें वोट का हक उनको नहीं होगा। फ्रांस में जैसा कि आप रह रहे हैं, तो यहाँ पे कई पाकिस्तानियों की ड्यूल नेशनलिटी है। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? मेरे ख्याल में भी तो इसका उन्होंने पूरा मैकेनिज़्म तो दिया ही नहीं है कि आया ड्यूल नेशनैलिटी वाले भी वोट डाल सकेंगे, कि नहीं डाल सकेंगे। मेरे ख्याल नहीं, में ये नहीं, 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 ये इसमें बिल्कुल क्लियर है, जिनके पास अगर 2 नेशनलिटी हैं, वो उनको वोट का हक नहीं है। सिर्फ़ वही लोग जो है वोट डाल सकते हैं, जिनके पास पाकिस्तान की नेशनलिटी है। ये बिल्कुल क्लियर है इसमें। मेरे ख्याल में फिर इसके ऊपर जो है वो बात करने की ज़रूरत है और देखना पड़ेगा कि कितने जो पाकिस्तानी उनके पास ड्यूल नेशनैलिटी है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये भी बड़ा अच्छा स्टेप है और तारीखी कदम हुआ है कि चलें बिल-आखिर जी, इस जी, जी, बिल्कुल। हुकूमत ने ही ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो है वोट का राइट दे दिया है। अब आगे के जो मरहले हैं वो आपको पता है वो आहिस्ता-आहिस्ता ही फिर बंदा उनके ऊपर आगे चल सकता है। हमारी तो ये भी ख्वाहिश है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अगर वोट का राइट दे दिया गया है, तो उनको पाकिस्तान की जो कानून साज़ असेंबलियाँ हैं, उनमें उनको जो है मुनासिब नुमाइंदगी भी दी जाए, ताकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के नुमाइंदे वहाँ पर कानून साज़ असेंबली में बैठे होंगे, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के राइट्स के लिए अपनी आवाज़ भी बुलंद कर सकेंगे और उनके लिए कुछ कर भी सकेंगे। तो हमारे जो हकूक का तहफ़्फ़ुज़ है, वही करेगा जो हमारा नुमाइंदा उधर बैठा होगा। तो हमारी तो ये पाकिस्तान की जो हुकूमत है मौजूदा पीटीआई की, उससे भी और दीगर तमाम पार्टियों से भी, कि ये तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बेशक उनका तल्लुक किसी भी पार्टी से हो, वो तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो हैं, तो ये एज़ अ पाकिस्तानी ये सबके लिए ही है। तो मेरी तमाम दूसरी जमातों से भी और हुकूमत से भी ये दरख्वास्त है, मुतालबा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का राइट देने के साथ-साथ इनको जो है पाकिस्तान की जो असेंबलियाँ हैं, उनमें मखसूस नशिस्तें भी दी जाएँ। इधर एक सवाल ये भी बनता है कि जो समंदर पार पाकिस्तानी हैं, वो सबसे बड़ी तादाद में सऊदी अरब में रहते हैं, तकरीबन कोई जो है वो 25 लाख के लगभग, और उसके बाद जो दूसरी बड़ी तादाद है, वो मुत्तहदा अरब इमारात है, जहाँ पे 16 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी बसते हैं। तो क्या कोई पीटीआई ने कोई हिकमत अमली इख्तियार की है कि इनसे कैसे वोट लेंगे, या फिर यही होगा कि वो खुदा ना खास्ता अगर वो रिज़ल्ट उनके ना आए, तो फिर वो कहेंगे यार हम बॉडी तोड़ देते हैं और जनाब नई बॉडी बना देते हैं? तो इस नहीं, बारे में ज़रा उसका बताइएगा। उसका देखें, उसका ना पीटीआई के जो इंटरनल जो इंट्रा पार्टी है, उसके साथ तो कोई भी किस्म का ताल्लुक नहीं है। क्योंकि ये जो सिस्टम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का जो देना है, ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने देना है।
तो आया ये बिल्कुल, बिल्कुल, वो तो ठीक है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ऐसी कोई हिकमत अमली तैयार की जा रही है कि वोट कैसे लेंगे? क्योंकि ये अगर 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 आप यहाँ की बात करें सऊदी अरब की, तो जो 25 लाख वोट है, ये सिर्फ़ 25 लाख नहीं है, 25 लाख खानदान है ये। तो किस कैसे तरह से कोई प्लानिंग मुझे अभी तक तो नहीं नज़र आ रही इस सिलसिले में। मैं इसमें आपको ये क्लियर करता जाऊँ कि ये देखें, एक तो आपको पता है कि पीटीआई वो वाहिद जमात है ओवरसीज़ में जो अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराती है। तो हर कंट्री के अंदर जो है हमारी जो है वो बॉडी मौजूद है, तंज़ीम मौजूद है। अल्टीमेटली जब इसका और ये पार्टी के जो लीडरशिप है उनकी तरफ से अभी जो है ना इसके ऊपर काम शुरू किया जा चुका है और तमाम जितने भी एक्टिव मेंबरान हैं, साबका ओहदेदारान हैं या मौजूदा जो इलेक्टेड बॉडीज़ हैं, सबको ये हदायत दी जा चुकी हैं कि वो अपने-अपने चैप्टर्स के अंदर, अपने-अपने कंट्रीज़ के अंदर पाकिस्तानियों के साथ अपने रवाबित को मज़ीद जो है आगे की तरफ बढ़ाएँ, ताकि आने वाले जो जनरल इलेक्शन है उसके अंदर जब हमें इनकी वोट की ज़रूरत होगी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपको पता ही होना चाहिए कि ओवरसीज़ में तकरीबन कहते हैं और हमने देखा भी है कि 90% है ही पीटीआई के जो है सपोर्टर्स हैं। और इस वजह से दीगर पार्टियाँ जो है मुखालफत भी कर रही हैं बहुत ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट का हक देने के लिए। तो इंशाल्लाह ये एक जिस तरह 2018 के जनरल इलेक्शंस में आपने देखा होगा पूरी दुनिया से पीटीआई के सपोर्टर्स जो थे, ओहदेदार थे, कुछ साबका ओहदेदार थे, ग़र्ज़ के कोई भी था जो जिसका पीटीआई से वाबस्तगी थी, वो पाकिस्तान गए थे, उन्होंने जनरल इलेक्शंस में अपने-अपने हलकों में पार्टी उम्मीदवारों को सपोर्ट किया था। तो इंशाल्लाह ताला हुकूमत की तरफ से क्या और पार्टी की तरफ से क्या है, वैसे ही जो पार्टी के जो पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, जो इमरान खान के चाहने वाले हैं, अगले जनरल इलेक्शंस में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि पाकिस्तानियों की जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वोट है, वो पीटीआई के सपोर्टर को डाली जा सके। बात तो आपकी ठीक है, लेकिन उसमें एक सवाल ये भी पैदा होता है कि जो समंदर पार पाकिस्तानी हैं, वो ज़्यादा बग़ौर चीज़ों को देखते हैं। उनका विज़न जो है वो बाहर रहने की वज़ह से ज़रा ज़्यादा ओपन होता है। तो वो खुद फ़ैसला कर सकते हैं सही और गलत का। लेकिन क्या डिलीवर कर पाएगी पीटीआई की गवर्नमेंट? वो अभी सारी तो चीज़ें, वो सारे मुतालबात? मुतालबात जो हैं, आप कौन-से मुतालबात की बात कर रहे हैं? जो हमारे मुतालबात उससे देखें जी, अभी मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ कि इमरान खान की गवर्नमेंट ने जो है वो ओवरसीज़ के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें जो हैं वो शुरू की हैं। जैसे रोशन डिजिटल अकाउंट है, पोर्टल सिस्टम है, जायदाद के काफ़ी बड़े मसाइल थे। लेकिन अभी इसमें एक लंबा रास्ता मौजूद है। एक बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तक नहीं हुई हैं। जैसे अब आप मैं आपको बताता चलूँ कि अगर समंदर पर पाकिस्तानियों को वोट का राइट दिया है, तो ये कोई एहसान नहीं किया है। हम 30 अरब डॉलर जो है वो बेचते हैं सालाना और हम आईएमएफ के पास जा रहे होते हैं 5 अरब डॉलर या 6 अरब डॉलर या 8 अरब डॉलर, तो उनकी तो सारी बातें मान लेते हैं। तो हर कोई आके कहता तो ज़रूर है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो मेरे मेरे दिल में रहते हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके लिए अभी एक अमली इक़दामात करने की और मज़ीद ज़रूरत है। तो उस सिलसिले में मैं कहना चाह रहा हूँ क्योंकि हम यहाँ पे मिलते हैं मुख्तलिफ लोगों से, तो वो ये है कि हर जमात के लोग चाहे वो ऑन कैमरा आके ना कहें, लेकिन तारीफ़ तो ज़रूर करते हैं कि जी अच्छे इनिशिएटिव हुए हैं और हमारा भी मकसद ये होता है कि हम तनकीद बराए तनकीद ना करें, तनकीद बराए इस्लाह हो, ताकि अल्टीमेटली जो फ़ायदा है, वो हमारे पाकिस्तान को जाना चाहिए। खान साहब बात ये है कि आपको पता ही है कि कितनी ही मुश्किल से और कितनी मतलब इसके ऊपर तगो-दो के बाद जो है ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का राइट दिया गया, ये बिल मंज़ूर किया गया था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि कितनी दिलचस्पी है बाकी जमातों को। तो ये तो फिर भी खान साहब का और पीटीआई का वादा था उन्होंने पूरा किया। और जैसा कि आपने खुद फरमाया कि बहुत ज़्यादा शोबों में जो है बहुत अच्छे-अच्छे इनिशिएटिव लिए गए हैं, जिनको तकरीबन अब सभी जानते हैं, क्या रोशन डिजिटल अकाउंट हो या आपका जो ओवरसीज़ पंजाब कमीशन है, पंजाब के अंदर जो काम कर रहा है। इसके अलावा जितनी भी स्कीम्स है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ना तकरीबन उन्होंने कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह पर उनको अच्छे तरीके से फैसिलिटेट किया जाए और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो जायदादों पर कब्ज़े हो जाते हैं या उनके दीगर जो लीगल इश्यूज़ हैं, वो वन विंडो ऑपरेशन के ज़रिए उनको डील किया जा सके। अब जैसा कि पाकिस्तान का आपको पता ही है, इसमें हमसे कोई ढकी-छुपी तो किसी से नहीं है कि आवा का आवा ही बिगड़ा हुआ है, चीज़ों को दुरुस्त होने में। और क्योंकि देखें, जो बंदे मुतल्लिका पोज़ीशनों पर बैठे होते हैं, क्या वो मिनिस्टर हों या क्या वो नीचे के ब्यूरोक्रेट हों या आम जो महकमों में जो हमारे बाबू बैठे हैं, ये आप और हम में से ही हैं।
ये कोई आसमान से या कहीं बाहर से तो नहीं आ गए, तो हम लोगों की जो अब नेचर बन चुकी है, वो हम लोगों को जो आदतें डल चुकी हैं, उनको चेंज होने में टाइम लगेगा। अगर हम कहेंगे कि रातों-रात सब कुछ ठीक हो जाए, तो ये एक झूठ है। हाँ, आपकी डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए, नीयत ठीक होनी चाहिए और आपके अंदर ये सोच होनी चाहिए कि हमने इस चीज़ को डिलीवर करना है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है, बिलख़ुसूस हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को तो ख़ास अच्छी उम्मीद है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जो है ना, वो इंशाल्लाह ताला बहुत कुछ हो रहा है और होगा मज़ीद आगे फ्यूचर में भी। तो आप लोगों ने अपनी यहाँ से कुछ जो प्रॉब्लम है या मसाइल हैं, वो आपने ज़रा कुछ शेयर करेंगे कि फ्रांस में रहते हुए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को क्या मुश्किलात पेश आती हैं? देखें, सबसे जो ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है ना, वो यही है कि जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर अपनी जायदाद बनाई हुई है या कुछ ज़मीन खरीदी, तो कब्ज़ा उसके ऊपर हो जाता है। बहुत ज़्यादा यही मिसाल देखने में आते हैं या आपने कोई डॉक्यूमेंट्स था, उसको एनओसी लेना है। लेकिन अब इन चीज़ों के ऊपर जो है ना, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर पोर्टल है, उसके ऊपर आज जब आप कंप्लेंट करते हैं, तो एकदम एक्शन होता है। इस चीज़ का तो मैं खुद भी गवाह हूँ। इसके अलावा जो ओवरसीज़ पंजाब कमीशन है, वो भी मैं समझता हूँ कि अच्छे तरीके से जो है तमाम जो शिकायत हैं उनको वो उनका उज़ाला करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी इन चीज़ों में बहुत सारा काम होने की ज़रूरत है। चीज़ों में बेहतरी लाने की ज़रूरत है। लेकिन ओवरऑल ज़्यादातर यही मसाइल है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पर अपना पैसा कमाते हैं, मेहनत करते हैं, पीछे अपनी फैमिलीज़ को जो है वो फैसिलिटेट करते हैं, उनकी ज़रूरियात को पूरा करते हैं और पैसा जोड़कर वो चाहते हैं कि चले उनके बुढ़ापे के लिए कोई ज़मीन, कोई जायदाद वो ले लेते हैं। लेकिन बाद में देखने में आता है कि उसके ऊपर जो है कभी किसने कब्ज़ा किया होता है, कभी वो 4 हाथ आगे बिकी होती है। यही ज़्यादा इश्यूज़ हैं जो अब मेरे ख़्याल में फ्रांस क्या तो पूरी दुनिया में ही ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ही यही है। अच्छा यासिर साहब ज़रा ये बताइएगा कि कोरोना का जो सूरत-ए-हाल चल रही है, उसमें पाकिस्तानियों की क्या माशी मुश्किलात का शिकार हैं या जॉब्स उनकी जो है वो ख़त्म हो गई हैं या बिज़नेस में उनको प्रॉब्लम है? तो उस सिलसिले में ज़रा हमें बताइएगा कि क्या सूरत-ए-हाल है? देखिए, ये तो अब तीसरा साल चल रहा है और इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि कोरोना कोविड की वजह से पाकिस्तान क्या दुनिया सारी में जो है वो हर चीज़ जो है वो डैमेज हुई है। लोगों के रोज़गार गए, बड़े-बड़े अच्छे बिज़नेस थे वो बैठ गए, नौकरियाँ गईं और देखिए अब पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं, ये बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन कर दिया है। बेसिकली तो वो जब हुकूमत सँभाली थी उसके बाद बड़े डायरेक्शन उन्होंने अच्छी पकड़ी थी। लेकिन अब एक ऐसी वबा आ गई, अल्लाह ताला की तरफ से एक आफ़त आ चुकी है सब पूरी दुनिया के लोगों के ऊपर। तो उसके ऊपर आपको पता है बड़ी-बड़ी दुनिया की जो सुपर पावर्स हैं उनकी मईशत का भी भट्ठा बैठा हुआ है। तो ये बड़ी बात है कि पाकिस्तान में फिर भी जो है उन्होंने मामलात को सँभाला जो कोविड है उसको उन्होंने फैलने से रोका और अभी आपको जैसे दोबारा पता है कि ओमिक्रॉन ये बड़ा एक और जो है डेंजरस और एक बहुत स्पीड में वायरल होने वाला ये जो है इसका नया जो वेरिएंट आया है। तो इस इन चीज़ों को भी देखना पड़ेगा कि ये बेसिकली इन कोरोना की वजह से भी दुनिया सारी में जो है हालात अबतर हुए और ज़ाहिर-सी बात है पाकिस्तान कोई दुनिया से बाहर तो नहीं है। तो ये चीज़ों जो महँगाई हुई या हालात जो कुछ खराब हुए हैं, उसकी बुनियादी वजह में ये कोरोना भी शामिल है। हाँ, लेकिन उसके साथ-साथ एक जो है वो मतलब जो हमारी इंडस्ट्री थी, जो दूसरी दुनिया बंद हुई, जैसे टेक्सटाइल की जो इंडस्ट्री थी, उसमें तो बड़ा बूम आ गया पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह और सबसे अब मेन बात यही है, क्या हम उस बूम को बरकरार रख सकेंगे? क्योंकि हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो जो है वो काफ़ी टाइम से बंद पड़ी थी। अभी माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रोथ है, तो सब जी। मसला यही है कि क्या हम इस ग्रोथ को बढ़ा सकेंगे इससे ज़्यादा? मेरे क्योंकि ये हुकूमत की आपको पता है ये बहुत ज़्यादा प्रायोरिटीज़ है ये जो ख़ासकर ये जो हमारी टेक्सटाइल की जो इंडस्ट्री थी, इसके ऊपर उन्होंने बड़ी तवज्जो दी है। और इसके साथ-साथ खुद इंसारी की पॉलिसी पर चलते हुए ना मौजूदा हुकूमत की ये ख्वाहिश है और मौजूदा हुकूमत की ये तरजीह है कि अपनी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वो कोई भी हो, टेक्सटाइल हो, ऑटो मैन्युफैक्चरिंग हो और इसके अलावा घर से दूसरी कोई भी, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक तो रोज़गार के मौके पैदा हों और दूसरा पाकिस्तान की जो चीज़ें हैं वो दुनिया को बरामद करके ज़्यादा से ज़्यादा ज़र मुबादला पाकिस्तान में लाया जा सके। तो ये हुकूमत की इस इन शोबे के ऊपर ख़ासकर जो तवज्जो है और आपने देखा ही है कि वही टेक्सटाइल की जो इंडस्ट्री वो जो पहले बंद पड़ी थी, वो मौजूदा हुकूमत के दौर में बहुत अब अच्छे तरीके से आगे की तरफ जा रही है। उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतरी आई है। अच्छा आप ज़रा मुझे ये भी बताएँगे कि फ्रांस में पाकिस्तानी चीज़ों की माँग है या नहीं है? या कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो फ्रांस में पाकिस्तान से मँगवाई जा सकती हैं?
अब फ्रांस में काफ़ी ज़्यादा ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, मिसाल के तौर पर चावल जो है, आटा जो है वो पाकिस्तान से आता है। इसके अलावा इजनास हैं, दालें हैं और इसके अलावा जो पाकिस्तान के जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, वो यहाँ पर काफ़ी जो हैं लोग उसको पसंद करते हैं। तो इसके अलावा जो आम होता है जब सीज़न आता है, पाकिस्तानी आमों को यहाँ पर बहुत पसंद किया जाता है। तो ख़ास से पाकिस्तान के जो यहाँ पर बिज़नेसमैन हैं, वो अब काफ़ी जो है ना कोशिश में है और जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो बिटवीन पाकिस्तान और फ्रांस जो है वो बढ़ी है पहले की निस्बत। हम्म। तो ऐसे मज़ीद क्या इक़दामात हों कि वो और ज़्यादा जो है उसमें इज़ाफ़ा हो सके? क्योंकि हम सुनते तो यही आ रहे हैं कि जी जो है वो इज़ाफ़ा हुआ है, लेकिन वो मुल्क आखिर में खसारे की तरफ ही जा रहा होता है। तो बरामदात में इज़ाफ़ा। देखिए, ये तो मतलब है कि सारी दुनिया को ही पता है और हर पाकिस्तानी को पता है। आप जैसे माशाल्लाह जो शोबा सहाफ़त से वाबस्ता हैं कि हुकूमत की प्रायोरिटीज़ तो ये है कि पाकिस्तान की जो बरामदात है उसमें हर मुमकिन इज़ाफ़ा किया जाए। अब फ्रांस की आप स्पेसिफ़िक बात कर रहे हैं तो फ्रांस के साथ आपको पता है कि हमारे हुकूमत पाकिस्तान के साथ जो उनकी ये कशीदगी चलती रही है और जिस तरह पाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट भी रहा और यहाँ पर जो सिचुएशन रही है वो खाकों के हवाले से, तो वो पाकिस्तान और फ्रांस की जो हुकूमतों के दरमियान है, वो इस टाइम जो तल्लुकात हैं, वो सर्द महरी का शिकार है। लेकिन जो एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान है, जो फ्रांस के अंदर, इनका किरदार बड़ा अच्छा है और ये कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्रेंच बिज़नेसमैन हैं, उनको पाकिस्तान की तरफ राग़िब करने की और जो पाकिस्तानी बिज़नेसमैन हैं, उनको कि अपनी जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फ्रांस के अंदर जो है वो इम्पोर्ट करें। तो इस सिलसिले में हुकूमती सतह पर भी आपको पता है कि चीज़ें थोड़ी-सी कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिनमें हुकूमतें भी जो हैं वो बहुत देखभाल के और बड़े एहतियात से वो आगे चलती हैं, वरना पिछले सारे हंगामे और जो हड़तालें हैं वो आपके सामने ही हैं। तो मेरे ख़्याल में उम्मीद करनी जी, चाहिए जी, कि जी, जी। जी, जी, इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करेंगे कि आगे जो है वो मामलात अच्छे हों। बहुत शुक्रिया यासिर कदीर साहब, आपके टाइम देने का। नाज़रीन, अब हमें इजाज़त दीजिए। अपने गुड मेज़बान जहांगीर खान को, प्रोग्राम हमारे पाकिस्तान के साथ। अगले प्रोग्राम में मिलेंगे नए मेहमान के साथ, नए मौज़ू के साथ। बहुत शुक्रिया।